हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 18 में आपके साथ क्या ना डिस्कस करूंगा। अब ये जो पार्ट नंबर 18 है आपको इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली ये जो सीरीज चल रहा है, आपको बता दें बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो ये सीरीज चल रहा है, इसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज पार्ट नंबर हम 18 का डिस्कशन करते हैं और बहुत ही इसमें इंफॉर्मेटिव क्या है वीडियो में, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें मैं डालने का कोशिश किया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा। विदाउट डिले किए हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि G77 समिट इज अ फॉरम 4। देखिए कहने का मतलब है कि बहुत सारे आप क्या है ना यहाँ पे समिट होते हैं, जैसे हमारा G7 कंट्री है, उसके बाद क्या G20 कंट्री है। तो यहाँ पे उसी तरीके से G77 यहाँ पे क्या है समिट हो रहा है। G77 एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। तो G77 जो समिट है एक मतलब किस कॉर्पोरेशन का है फॉर्म, इस किस कॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म है। तो ये हमारा एक तरीके से नॉर्थ साउथ कॉर्पोरेशन, ईस्ट वेस्ट कॉर्पोरेशन, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन या नॉर्थ साउथ कॉर्पोरेशन। तो याद रखिएगा कि नॉर्थ साउथ कॉर्पोरेशन ऑप्शन जो है इसका ए इज द करेक्ट आंसर। G77 समिट जो है वो एक तरीके से नॉर्थ साउथ कॉर्पोरेशन का ये हमारा पार्ट है। कुछ हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं इसमें करंट भी लेकर आया हूं जो कि एक तरीके से जो भी जो चल रहा है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, स्टैटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 44th अभी जो करंट हुआ है 44th G77 जो सबमिट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा कि 44th जो G77 सबमिट हुआ है ये किसका मिनिस्ट्री ऑफ क्या है फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का G77 जो 44th एडिशन का था, इसको मतलब एक किसका है 2020 का हम बात कर रहे हैं। तो इसका वेन्यू कहाँ था याद रहिएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। G77 का 44th एडिशन जो था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स याद रखिएगा उसका 2020 में न्यूयॉर्क में। और जो ये आपका चेयरमैन का जो हुआ था, चेयरमैनशिप का जो हमारा एक तरीके से जो सबमिट हुआ था ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का था। अगर हम चेयरमैनशिप का अगर हम बात करते हैं जो हेड होते हैं, तो चेयरमैनशिप का भी हमारा न्यूयॉर्क ही क्या है ना वेन्यू था। और ये भी हम 2020 का ही, अगर हम 2020 का ही बात कर रहे हैं। तो देखिए 44th में हमारा क्या हुआ, ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ है, किसका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और यहाँ पे चेयरमैनशिप का भी। अब याद रखिएगा कि G77 जो हमारा समिट जो है G77 जो 2021 को कौन होस्ट कर रहा है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जो G77 जो है 2021 का होस्टिंग कंट्री का नाम क्या है। तो याद रखिएगा ग्वीना या फ्रेंच ग्वीना का नाम आप जानते होंगे, शॉर्ट में इसको हम क्या लिख रहे हैं ग्वीना। तो ये फ्रेंच ग्वीना जो है आपको G77 का 2021 एडिशन का ये होस्ट करने जा रहा है। अब थोड़ा सा G77 के बारे में और हम कुछ जानते हैं। इसमें करंट मेंबर का बात करते हैं 134 इसका करंट मेंबर है। और इंडिया अगर हम पूछे कि इसका मेंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल इंडिया जो है G77 का ये हमारा पार्ट है। तो देखिए इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, इसका हमारा जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए जेनेवा जो है एक स्विट्जरलैंड का बहुत ही प्यारा शहर है। तो जेनेवा जो है ना बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। तो हम उसके बारे में हम आज देखेंगे कि आखिर जेनेवा किस किस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्विट्जरलैंड का जो शहर जेनेवा में है किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो सबसे बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन
ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अंकटाड के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। अगर हम अंकटाड का फॉर्मेशन ईयर बात करें तो 1964 में इसको क्या है? फॉर्म किया गया था। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब है कि WHO का बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है और ये आपको 1948 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ILO के नाम से जानते हैं, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। अगर हम इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का अगर हेडक्वार्टर देखें तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, 1863 का फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी जो आपका क्वेश्चन था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में ही है और इसका फॉर्मेशन 1/1/1995 का, ईयर याद रखिए, 1995 का इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब है कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही, ये 1950 में फॉर्म हुआ था। अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करें तो इसका भी हमारा जिनेवा में ही है, जो कि स्विट्जरलैंड में, इसका 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का बात करते हैं तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है और इसको 1947 में इसको फॉर्म किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कहने का मतलब है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका भी हमारा जिनेवा में ही है, 1971 में इसको फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि मेडिसिन साइंस फ्रंटियर या डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, ये 1971 में फॉर्म हुआ था। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, तो इसका भी बात करते हैं तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही 1951 में फॉर्म हुआ था। आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, याद रखिएगा, अंकटाड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये मतलब 1 2 3 छोड़कर बाकी आप सब यहाँ पे याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और जो भी हेडक्वार्टर है वो सब मैं लेकर आया हूँ कि जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए, न्यूयॉर्क में बहुत का हेडक्वार्टर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 24 अक्टूबर 1945 को ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, फॉर्मेशन हुआ था, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं UNO, याद रखिएगा। 24 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन का ही एक संस्था है यूनिसेफ, इसका भी हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में, और इसको 11/12 मतलब 1945 को ही इसको भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का बात करते हैं तो इसका भी न्यूयॉर्क में ही, इसको 1969 में फॉर्म किया गया था। यूनाइटेड नेशन वीमेन का अगर बात करते हैं तो यहाँ भी न्यूयॉर्क में ही 2010 में इसको फाउंड किया गया था। देखिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ से आपको UNO इम्पोर्टेंट है, यूनिसेफ इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इम्पोर्टेंट का ही हम बात कर रहे हैं, यूनेस्को इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पेरिस में है, पेरिस जो कि हम फ्रांस का एक शहर है, और इसको 1945 में ही क्या फॉर्म किया गया था। अगर हम OECD, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में ही है, जो कि फ्रांस का एक शहर है, और 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ से बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका वियना, ये देखिए ऑस्ट्रिया का एक शहर है जिसका नाम है वियना, वियना में 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और हेडक्वार्टर इसका वियना में ही है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं OPEC, इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, OPEC का हेडक्वार्टर भी हमारा वियना में है, जो कि 1960 में फॉर्मेशन किया गया था। और उसके बाद जिसको हम OPEC, अगर हम शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF का जो हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो वाशिंगटन DC में क्या है आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है, और इसको 1945 में बनाया गया था। उसी तरीके से बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC में ही है, और ये हमारा 1945 में बनाया गया था। हम वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में हम विस्तार से जानकारी यहाँ पे लेंगे। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो अम्नेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है, 1961 में इसको बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर लंदन में है, और इसको
1954 में बनाया गया था। कंज्यूमर इंटरनेशनल, ये सब आप क्या है पढ़ लीजिए। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका लंदन में ही है। उसके बाद हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट है आपको, द हेग, इसको 1945 में बनाया गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, जो कि नीदरलैंड का शहर है। अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, इसका रोम, इटली का शहर रोम में इसका हमारा हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1945 में बनाया गया था। नाटो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम, इसका क्या है 1949 में इसको फॉर्मेशन किया गया था। अगर और बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसको अबू धाबी में है, 2009 में इसको फॉर्मेशन किया गया था। एशियान, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एशियान का हमारा क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का शहर है, 1967 में इसको फॉर्मेशन किया गया था। देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका काठमांडू में है, जो कि नेपाल का एक शहर है, और 1985 में इसको फॉर्मेशन किया गया था, जिसका फुल फॉर्म SARC, सार्क के नाम से भी हम क्या है जानते हैं। देखिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन, एपेक, एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में मिलेगा, 1989 का फॉर्मेशन हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इसका जो है हमारा हेडक्वार्टर जेदा, जो कि सऊदी अरबिया का शहर है, और 1969 में ये फॉर्मेशन हुआ था। तो देखिए, बहुत जो एग्जाम है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछ देता है, और बहुत एग्जाम में क्या है, इसका हेडक्वार्टर जरूर से जरूर पूछेगा। तो ये जो आपको मैं इसीलिए मैं टोटल हेडक्वार्टर जो कि इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपके सामने पूरा के पूरा यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि द हेड क्वार्टर ऑफ ओपेक। तो आपको तो हम भी ये भी पिछले क्वेश्चन में ही हम बताएं कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ओपेक का हेडक्वार्टर जो है आपको वियना में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो ऑस्ट्रिया का हमारा एक शहर है वियना। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग, क्या कंसिडर करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर स्कूल, एडल्ट लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम। देखिए, इनमें से बोल रहा है कि किस बेसिस पे आप क्या करते हैं, कि कौन सा पैरामीटर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक तरीके से मेजर करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स जो है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक। देखिए, यहाँ से हम वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बात करेंगे अच्छे से। वर्ल्ड बैंक इसमें से किसने क्या है वर्ल्ड बैंक को कंस्टिट्यूट किया, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा IBRD के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो हमारा क्या हुआ IMF के नाम से जानते हैं। तो विच ऑफ द कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक को कंस्टिट्यूट करने वाला जो आपको मेंबर जो है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ IBRD, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मतलब 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था कितना, 1944 में। देखिए, वर्ल्ड बैंक को बनाने के पीछे क्या कारण था, कि जो हमारा वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें बहुत सारे जो कंट्री जो थे वो उनको बहुत ही लॉस हुआ था, और बहुत ही पैसा का खर्च हुआ था, और बहुत सारे जो कंट्री जो थे उनका इनकम क्या है ना बहुत ही लो चला गया था। तो उस कंट्री को ऊपर उठाने के लिए वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया, जिसके कारण उनको लोन दे पाए, और उसके रिगार्डिंग कुछ क्या है जो भी पॉलिसी है वो लेकर आया, जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट हो। तो इसके पीछे यही कारण था। दो चीज को बनाया गया था, एक वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, और एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को बनाया गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद। और इन दोनों का मोटो था कि जो भी अनडेवलप्ड कंट्री है, कहने का मतलब है कि जो लो इनकम जो कंट्री है उनको क्या है एक तरीके से ऊपर उठाने का कोशिश किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। जैसे जो भी लोन होगा वो लोन दिया जाएगा, और इस लोन के बेसिस पे वो अपने कंट्री का डेवलप कर पाएंगे। अब याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में ही है। वाशिंगटन DC में दोनों का हेडक्वार्टर है, और 1944 में इसको बनाया गया था। याद रखिएगा कि एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं एक कॉन्फ्रेंस का, जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा इसको, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। देखिए, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत ही क्या है ना इसको बनाया गया था वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब यहां से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक हम बता दिए दोनों कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में है, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए सबसे पहले हम आईएमएफ के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड ज्यादा होगा। तो आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको भी हम बताएं कितना 1944 में इसको भी क्या है एस्टैब्लिश किया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड वाशिंगटन डीसी में इन दोनों का हेडक्वार्टर है। अब याद रखिएगा कि जो आईएमएफ में बहुत सारे क्या है ना मेंबर हैं, बहुत सारे आईएमएफ के क्या है कंट्री मेंबर है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोटा सिस्टम चलता है। कोटा सिस्टम कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो भी कंट्री मान लीजिए कि उनको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो उनका एक स्पेसिफिक कोटा है, और जितना कोटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में है उसी के रिगार्डिंग उनको क्या है पैसा दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे ज्यादा कोटा अगर हम बात करते हैं तो यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे ज्यादा कोटा यहाँ पे है, जो कि 17.46% जो भी टोटल वोटिंग पावर है ऑफ टोटल वोटिंग पावर। एक तरीके से वोटिंग यहाँ पे कोटा सिस्टम है, वोटिंग जो करते हैं वो कोटा सिस्टम के बेसिस पे करते हैं। तो 17.46% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, जितना इसका टोटल वोटिंग पावर है उसका 17.46% जो है वो यूएस का यहाँ पे कोटा है, जो कि सबसे ज्यादा है। और एक तरीके से इसको हम बात करते हैं अगर इंडिया का भी बात करना जरूरी है, तो इंडिया का जो कोटा है 2.44% जो है टोटल वोटिंग पावर का, 2.44% इंडिया का कोटा है, यहाँ पे बात करते हैं। अब इंडिया जो है एक तरीके से 13th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग है, यानी कहने का मतलब है कभी के डेट में बात करें जो भी कंट्री है जितना भी इसका मेंबर है उसमें 13 सबसे ज्यादा कोटा इंडिया का है 2.44%। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आया है कि वोटिंग राइट इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब वोटिंग राइट किसके बेसिस पे आईएमएफ में डिसाइड होता था, हम अभी आपको बताएं, प्रोपोर्शन टू कोटा अलॉटेड टू कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए टाइम टू टाइम वेरी करता है, जिसमें कहने का मतलब है कि जो भी कंट्री का जितना कोटा है आईएमएफ में उतना ही उसको क्या है एक तरीके से लोन लेने का अधिकार मिलता है। तो एक कोटा बेस्ड सिस्टम होता है, और जिसमें हम आपको बताएं सबसे ज्यादा कोटा जो है यूएसए का है, और आपको इंडिया का 2.44% जो कि 13th लार्जेस्ट कोटा है पूरे वर्ल्ड में। यहां से हम बात करते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है एक तरीके से वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का ही ये जो एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉग्निशन जो हम बताएं कि IBRD और क्या बोलते हैं IDA, ये दो है वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो एक तरीके से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बनाती है। चलिए यहाँ पे क्या है, आपको एक तरीके से मैचिंग का क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन किससे मैच कर रहे हैं। पब्लिशर्स पब्लिकेशन है कि कौन सा मिनिस्ट्री क्या पब्लिश करती है, तो एक तरीके से आपको हम बताएं। देखिए कभी भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन अगर आए मैचिंग वाला, तो सबसे पहले आप चार में से किसी एक को तो आप जानते ही होंगे, उससे क्या है या दो को जानते होंगे, उससे आप क्या है ना देखने का कोशिश कीजिए। उसके बाद एलिमिनेशन क्या है ना राउंड यहाँ पे देखिए, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको क्या है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को क्या मेजरमेंट पब्लिश करती है। तो बी का यहाँ पे 4, तो ये हमारा करेक्ट है। तो देखिए बी का 4 मतलब क्या हो, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। चलिए यहाँ से हमारा दूसरा ऑप्शन भी मिल गया, क्योंकि ए का हमारे यहाँ भी 3 है, ए का भी यहाँ भी 3 है, कहने का मतलब ए का तो 3 होगा ही। मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्या करती है, पब्लिश करती है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारा या तो ऑप्शन 1 होगा या तो ऑप्शन 2 होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस या इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों में से कोई एक करती होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारा डी एक बच रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें क्या है दोनों में से कोई एक होगा। तो हम आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, यानी कहने का मतलब है कि सी का हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा। जब सी का 1 होगा तो डी का हमारा कितना हो जाएगा, 2 होगा, यानी 3412 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस तरीके से एलिमिनेशन करके।
चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट फैसिलिटीज अवेलेबल एट, देखिए क्या है, सबसे पहले आप समझिए कि एसडीआर होता क्या है। तो एसडीआर को समझने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि स्पेशल ड्राइंग राइट अगर हम सिंपली अगर हम समझाएं आपको, तो हम आपको बताएं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसमें जो भी कंट्री इसका मेंबर है उनका एक अपना अपना कोटा होता है। मतलब एक तरीके से इतना परसेंटेज मान लीजिए इनका है, इतना परसेंटेज उनका है, तो उसी के बेसिस पे स्पेशल ड्राइंग राइट मिलता है। स्पेशल ड्राइंग राइट बेसिकली क्या है कि कोई भी कंट्री कितना लोन ले सकती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वही हमारा एक तरीके से स्पेशल ड्राइंग राइट है। क्यों, कितना उसको राइट है कि उतना वो पैसा क्या है निकाल सकते हैं, और वो बेस किस पे वो बेस्ड होता है, वो उसके जो कोटा है आईएमएफ में उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं वही कि देखिए एसडीआर क्या होता है। एसडीआर अलॉटेड टू ईच ऑफ द कंट्री दैट द आईएमएफ मेंबर, जो भी आईएमएफ के मेंबर है उसी कंट्री को एसडीआर एलोकेट किया जाता है। और द अमाउंट ऑफ एसडीआर दैट आर एलोकेटेड टू ईच कंट्री इज बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल आईएमएफ कोटा। हम आपको बताएं कि जो भी आईएमएफ में जो कंट्री का कोटा है उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। आईएमएफ कोटा आर बेस्ड ब्रॉडली ऑन द रिलेटिव इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए जो एक तरीके से जो आईएमएफ में जो कोटा है कंट्री का, तो एक तरीके से मान लीजिए इंडिया का जो 2.44%, हम आपको क्या बता रहे हैं कि 2.44% जो है ना इंडिया का कोटा है कहाँ पे, आईएमएफ में। तो एक कैसे डिसाइड होता है कि ये जो कंट्री है जैसे इंडिया, इसका ग्लोबल मार्केट में, कहने का मतलब है कि ग्लोबली इसका इकोनॉमिक पोजीशन, इंडिया का इकोनॉमिक पोजीशन ग्लोबली कितना है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आईएमएफ में उसको कितना कोटा मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट का, तो यहाँ देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट को एक तरीके से हमारा इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, और जो कि एक तरीके से आईएमएफ जो कि 1969 में इसको क्रिएट किया, एसडीआर को कब, 1969 में। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि स्पेशल ड्राइंग राइट को कब क्रिएट किया गया, 1969। एक तरीके से सप्लीमेंट है अदर रिजर्व एसेट ऑफ द मेंबर कंट्री। एसडीआर इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसी कंप्राइजिंग। देखिए एक तरीके से जो स्पेशल ड्राइंग राइट है वो एक तरीके से बास्केट इंटरनेशनल करेंसी जो है उसका एक तरीके से बेस्ड है बास्केट पे, और जो इंटरनेशनल करेंसी है जिसमें आपको यूएस डॉलर है, जापानीज येन है, यूरो जो है एक तरीके से 19 यूरोपियन यूनियन का ये हमारा एक करेंसी है यूरो, उसके बाद है पाउंड स्टर्लिंग, उसके बाद है क्या है चाइनीज का रेनबीबी जो कि लेटेस्ट क्या है ना ऐड हुआ है चाइनीज का रेनबीबी। तो ये सब जो हमारा है यूएस डॉलर, येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज रेनबिनबी ये जो है इसके बास्केट का एक पार्ट है एसडीआर का। तो हम आपको बता रहे हैं कि एसडीआर का मतलब वही है, जैसे मान लीजिए कि क्या है ना आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ अगर मान लीजिए कि 100 रुपया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए इसके पास कितना 100 रुपया है, अगर इंडिया का परसेंटेज है 2.44%, कहने का मतलब है कि दो रुपया यानी 2.44 रुपीज क्या है यहाँ आईएमएफ से क्या करता है, ड्रॉ करता है। ये जो ड्रॉ करता है जो इसको राइट मिला इसी को बोलते हैं एसडीआर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं तो एसडीआर का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा था कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से रिलेटेड है, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से हम बात करते हैं, देखिए PIIGS इज द ग्रुप ऑफ नेशन फॉलिंग अंडर। कहने का मतलब है PIIGS किससे रिलेटेड है, इसके बारे में हम क्या है बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि क्या हो रहा था कि ड्यूरिंग द यूरोजोन क्राइसिस के बाद क्या होता है कि जो PIIGS जो है एक टर्म दिया गया था जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या डिनोट करता है, P से पुर्तगाल, उसके बाद I से आयरलैंड, I से फिर इटली, उसके बाद ग्रीस और उसके बाद स्पेन। एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है जो कि क्या है यूरोजोन क्राइसिस के बाद इसको रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया था, जो कि रिप्रेजेंट करता है रेफरिंग टू द कंट्री वर्स्ट हिट बाय द क्राइसिस। जो ऐसे ये सब जो कंट्री जो थे एक क्राइसिस से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किए गए थे। तो एक तरीके से हम आपको बताएं यूरोजोन क्राइसिस यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एज वी ऑल नो राइज ऑफ द ब्रिक्स हैज लेफ्ट अ वास्ट इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबली इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे हम बात सिंपली कर रहे हैं किसके, ब्रिक्स के बारे में। इसके बारे में हम डिटेलिंग जानेंगे, आखिर ब्रिक्स कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन से मेंबर है, इसके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमी, हाउएवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ द ब्रिक्स ऑन ग्लोबल अदर पावर इकोनॉमी। देखिए पहला क्या है, कंट्री लाइक क्या चाइना विश टू लर्न मोर अबाउट
sourcing from China, it has made country to suffer from subprime crisis. Euro has become a powerful currency and many non-euro currency are a swap agreement with the variations. तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको हम बता रहे हैं कि स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है। स्वैप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच टू पार्टी एक्सचेंज द कैश फ्लो लाइबिलिटी फ्रॉम टू डिफरेंट। कहने का मतलब है कि जब दो कंट्री एक दूसरे से जो कैश एक तरीके से एक्सचेंज जो होता है ना, उसी को एक तरीके से बोलते हैं हम क्या है ना, स्वैप एग्रीमेंट। तो इसका जो आंसर का अगर बात करें तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है ना, 5 इज द करेक्ट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि ना ए इससे रिलेटेड है, ना बी इससे रिलेटेड है, ना सी इससे रिलेटेड है। तो ब्रिक्स के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ब्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए पूरा हिस्ट्री इसके लेकर आए हैं आपके सामने। तो देखिए ब्रिक्स जो है एक तरीके से हमारा 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी का एक ग्रुप है। देखिए बी से यहाँ पे क्या हुआ, ब्राजील, यहाँ आर से हम बात करते हैं तो रसिया, आई से हमारा इंडिया, सी से हमारा चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एक तरीके से ब्रिक्स जो है ये हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है एक तरीके से आया कब, 2009 के बाद। 2009 के बाद क्या है, एनुअली क्या है ना, हर जो भी होस्टिंग कंट्री है वो एनुअली क्या है ना समिट इन लोग करते हैं और जो भी मुद्दा जो होता है, एजेंडा होता है, उस पर क्या है बात करते हैं। तो ये अभी बता दे आपको कि जो 12th जो ब्रिक्स समिट जो है, जो कि 17 नवंबर 2020 को किया गया है, याद रखिएगा, बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 12वां जो ब्रिक्स समिट है इसको होस्टिंग कंट्री कौन था, तो होस्टिंग कंट्री जो है इसका रसिया रहा है। याद रखिए रसिया होस्टेड द मोस्ट रिसेंट जो आपको ब्रिक्स समिट हुआ है, जो कि 17 नवंबर 2020 को हुआ था, इसका रसिया ने होस्ट किया था। और जो कि एक्चुअली ये जो समिट जो है वर्चुअली किया गया था, किसके कारण, कोविड-19 पेंडेमिक के, नहीं तो ये पूरे कंट्री के जो ब्रिक्स के जो मेंबर है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो फिर क्या ना समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इसका कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ओरिजिनली जो है इसमें क्या ब्रिक्स में सिर्फ BRIC था, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो ये जो 4 जो है 4 का ही ग्रुप था। अगर हम बात करते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका का इंडक्शन का, कि साउथ अफ्रीका का एंट्री होती है 2010 में, तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था, 2010 में, याद रखिएगा। तो ब्रिक्स जो है देखिए ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, यानी कहने का मतलब वर्ल्ड का कहने का मतलब है कि जो 4 कंट्री है सबसे ज्यादा एरिया इनके पास है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इन्हीं के पास है। रेस्ट ऑफ कंट्रीज है एक्सेप्ट क्या है ना साउथ क्या है अफ्रीका। तो बात करते हैं, देखिए 3.21 बिलियन क्या है ना पॉपुलेशन इनका है, 26.65% क्या वर्ल्ड का टोटल क्या है ना इनके पास क्या है लैंड है, लैंड सरफेस इतना है। अगर हम वर्ल्ड का पॉपुलेशन 41.53% है, देखिए 26.656% वर्ल्ड का लैंड सरफेस इनके पास है, 41.53% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि हर साल क्या करते हैं, मीट करते हैं और जो भी एजेंडा होता है उससे रिलेटेड क्या है बात करते हैं। तो हम आपको बताएं ये हमारा क्या है रसिया के द्वारा, और याद रखिएगा अब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 13th ब्रिक्स समिट होगा, 13 जो ब्रिक्स समिट जो होगा, देखिए एक तरीके से रसिया यहाँ पे कर दिया, उसके बाद किसका पारी आता है, इंडिया का। तो इंडिया जो है ना 13th ब्रिक्स समिट को क्या करेगा, होस्ट करेगा। 13th ब्रिक्स समिट को कौन होस्ट करने जा रहा है, इंडिया होस्ट करने जा रहा है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Very often the Doha Ministerial Conference 2001 in reference to WTO negotiation, what were the major issue over which the nation were different opinion। मतलब क्या इसमें से मेजर इशू है जिसके कारण जो नेशन जो होता है वो डिफरेंट अपना ओपिनियन रखता है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2001 का। तो इसका जो आपका ऑप्शन जो होगा, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए, मतलब ये सब एग्रीकल्चर को क्या करना चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए। सो ऑप्शन ए मतलब ओनली ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारा 13th नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर 14th नंबर का बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स टर्म नॉट एसोसिएटेड विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WTO से कौन सा इसमें से जो वर्ड जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंकटाड का। तो अंकटाड का क्या होता है कि यूएनसीटी, अंकटाड का हमारा क्या, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। GATI का फुल फॉर्म होता है हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद बात करते हैं GATS का फुल फॉर्म, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज।
ACWA का बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, और FTA फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर बात करते हैं तो देखिए A1, 2, 3 और A4 ये हमारा WTO से रिलेटेड है, और जो ACWA है सिवा जो है वो हमारा इससे डिफरेंट है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 4 होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IDA के नाम से जानते हैं, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अ लेंडिंग एजेंसी एडमिनिस्टर्ड बाय द, किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाता है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या हुआ, IBRD के द्वारा इसको क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है ना ये बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं 15 क्वेश्चन तक ही इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। बाकी का जो 15 क्वेश्चन जो बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही इस तरीके से ज़्यादा कंटेंट क्या है ना मैं ऐड करने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रिपेयर रहिए। और आपका एग्जाम टाइम जो है वो 8 से घटा दिया गया है, 3 हो गया है, तो आपके पास क्या है ना 5 दिन और कम गया है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप तैयारी में लगिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कंटेंट पे क्या है फोकस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।